हाँ जी, विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का एक बार पुनः ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। प्रिय विद्यार्थियों, सभी बीए प्रथम वर्ष के मेरे प्यारे नन्हे-मुन्ने विद्यार्थी जो मुझे देख पा रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे हैं। सेकंड सेमेस्टर के आपके एग्ज़ाम अपकमिंग है, आने वाले हैं, जिसकी प्रिपरेशन अपन कर रहे हैं। इतिहास का पहला पेपर अपन पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत के इतिहास के इस पेपर के अंतर्गत हमने जो है गुप्त काल शुरू कर रखा है, गुप्त वंश अपन पढ़ रहे हैं। गुप्तों की उत्पत्ति के बारे में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। साथ ही गुप्तों के जो स्रोत हैं, यानी कि गुप्तों के बारे में जानकारी हमें किन ग्रंथों से मिलती है, साहित्यों से मिलती है, किन अभिलेखों से मिलती है और किन पुरातात्विक स्रोतों से हमें गुप्तों के बारे में जानकारी मिलती है, उसका अपन अध्ययन कर चुके हैं। आज जो है अपन गुप्त वंश के जो प्रमुख शासक हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पता होना चाहिए कि आपके बीए प्रथम वर्ष के सिलेबस के अंदर जो है 3 ही गुप्त शासकों का नाम दिया हुआ है। केवल 3 ही गुप्त शासक अपने को पढ़ने हैं। इसमें पहला है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा है समुद्रगुप्त और तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये 3 ही शासक अपने को मुख्य रूप से पढ़ने हैं, लेकिन शुरू से थोड़ा-सा हम जान लेंगे तो ठीक रहेगा कि भई एक किस तरह से वंशावली चली है, किस तरह से गुप्तों में जो है राजा हुए हैं। और मुख्य रूप से तो अपन को ये 3 शासक पढ़ने ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों। गुप्त वंश के टाइम पीरियड की मैंने बात की थी। गुप्तों का टाइम जो है वो लगभग 300 से 300 ईस्वी से 600 ईस्वी तक माना जाता है। गुप्तों का जो टाइम पीरियड है वो। अब अपन एक-एक शासकों की बात करते हैं कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, गुप्त वंश का सबसे पहला शासक कौन था। तो गुप्त वंश के विद्यार्थियों, गुप्त वंश के प्रथम शासक की अपन बात करते हैं। गुप्त वंश का प्रथम शासक, गुप्त वंश का प्रथम शासक अपन कह सकते हैं। साथ ही अपन गुप्त वंश का संस्थापक कह सकते हैं। ठीक है, गुप्त वंश का प्रथम शासक कह सकते हैं, गुप्त वंश का संस्थापक कह सकते हैं, गुप्त वंश का आदि पुरुष कह सकते हैं विद्यार्थियों। गुप्त वंश का आदि पुरुष, आदि का मतलब होता है प्रारंभ, शुरुआत, है ना, जिससे शुरुआत हुई हो वो आदि है। गुप्त वंश का आदि पुरुष अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो गुप्त वंश का पहला शासक, गुप्त वंश का संस्थापक, गुप्त वंश का आदि पुरुष कौन है? तो एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त है जो विद्यार्थियों गुप्त वंश का प्रारंभिक पुरुष, पहला पुरुष, गुप्त वंश का संस्थापक जो है श्रीगुप्त को माना जाता है। श्रीगुप्त के अगर टाइम पीरियड की अपन बात करें कि इसका जो टाइमिंग है, इसने शासन काल इसका क्या रहा, तो इसका टाइम पीरियड जो है विद्यार्थियों वो लगभग 275 ईस्वी से और 300 ईस्वी तक माना जाता है। ये इसका कालक्रम है। इस कालक्रम के अंदर जो है श्रीगुप्त ने अपना शासन काल किया था और गुप्त वंश की स्थापना जो है की थी। इनकी जो राजधानी थी विद्यार्थियों, राजधानी की बात कर लेते हैं। गुप्तों की जो राजधानी है वो राजधानी थी पाटलिपुत्र। गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र कहाँ है? पाटलिपुत्र बिहार में है, वर्तमान बिहार के अंदर स्थित है पाटलिपुत्र। तो ये राजधानी थी विद्यार्थियों गुप्तों की, प्रारंभिक गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। गुप्तों को जो है विद्यार्थियों नोट लगा के लिखेंगे, एक फैक्ट और मैं आपको लिखवाऊंगा कि गुप्तों को जो है कुषाणों का सामंत माना जाता है। ऐसा भी कई इतिहासकार कहते हैं कि गुप्त जो थे एक्चुअल में कुषाणों के सामंत थे। कुषाणों के क्या थे? सामंत थे। सामंत थे। सामंत आपको पता है क्या होते हैं? सामंत का मतलब ऐसे लोग जो राजा के आदेशों का पालन करते हैं, राजा के आदेशों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में, राजा के जो क्षेत्र होते हैं उनमें अपना शासन करते हैं। चित्र के माध्यम से समझिए, ये मान लीजिए कोई राजा का एरिया है और यहाँ पर राजा बैठा है। मान लीजिए यहाँ पर राजा की राजधानी है, किंग यहाँ पर जो है बैठा है, किंग राजा बैठा है और ये उसके क्षेत्र हैं सारे। तो अब मुझे आप ये बताइए कि इन क्षेत्रों में अगर कोई समस्या आती है किसी तरह की, तो क्या राजा इन क्षेत्रों में जा सकता है? पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकता इन क्षेत्रों के अंदर, उसे समय लगेगा जाने के अंदर।
तो जब तक वो पहुँचेगा, हो सकता है उस क्षेत्र में कोई विद्रोह भड़क जाए, कोई दंगा हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा क्षति क्षति हो जाए, जान-माल माल की हानि हो जाए। तो इसलिए राजा क्या करता है, अपनी जो शक्तियाँ होती है, उन शक्तियों को बाँट देता है, शक्तियों का बँटवारा कर देता है या आप कहिए कि शक्तियों का जो है विकेंद्रीकरण कर देता है। राजनीति विज्ञान की भाषा में बोलते हैं विकेंद्रीकरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। जैसे कि अपने आप जो है अपने देश के एग्ज़ाम्पल को लेकर समझते हैं या फिर अपने राज्य के जो एग्ज़ाम्पल है उसको लेकर लेते हैं कि मान लीजिए राज्य का जो सर्वे सर्वा व्यक्ति है, वो कौन है? मुख्यमंत्री है। अब मुख्यमंत्री का निवास जो है या उसका वो जो जहाँ बैठता है, वो स्थान राज्य की राजधानी है, जयपुर है, जहाँ पर वो निवास करता है, मुख्यमंत्री रहता है। तो अब आप बताइए कि वो जयपुर में बैठा है व्यक्ति, तो क्या वो पूरे राजस्थान को कंट्रोल कर सकता है एक जगह बैठ कर के? क्या कहीं पर कोई आगजनी हो गई, कोई चोरी हो गई, कोई हत्या हो गई या किसी प्रकार की कोई घटना घट गई है, तो क्या वो जाकर के देख सकता है? इतना बड़ा राजस्थान है, हर जिले में वो नहीं पहुँच सकता। इसीलिए जो है हर जिलों के अंदर मंत्रियों को जो है चुन करके हम लोग विधानसभा में भेजते हैं, जिनको हम एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लिंग्विस्टिक असेंबली, जिनको हम एमएलए बोलते हैं, विधायक बोलते हैं, उनको हम चुन करके अपने क्षेत्रों से और भेजते हैं कहाँ पर? जयपुर विधानसभा में, जहाँ पर जाकर वो अपने क्षेत्र की समस्या को जो है वहाँ जाकर बताते हैं और फिर वहाँ विचार-विमर्श होता है, कोई कानून बनता है और फिर हमारे क्षेत्र की समस्याएँ दूर होती है। समझ रहे हो? तो मुख्यमंत्री ने क्या किया? अपनी शक्तियों को बाँट दिया। अन्य मंत्रियों के अंदर इस तरह से बँटवारा कर दिया शक्तियों का, ताकि हर जगह का जो शासन है, वो सही तरीके से चलता रहे। उसी तरह से सामंत होते हैं, सामंत भी राजा के अंडर में काम करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों पर जो है अपना अधिकार रखते हैं। एक एक क्षेत्र उनको राजा दे देता है। मान लीजिए ये कोई एरिया है, तो यहाँ का सामंत कोई और होगा। ये कोई दूसरा एरिया है, तो यहाँ का भी कोई सामंत होगा। इस तरह से अलग-अलग एरिया के अलग-अलग सामंत होंगे और उस एरिया से जितना भी राजस्व इकट्ठा होगा, जितना भी टैक्स आएगा, जितना भी पैसा आएगा, चाहे वो कृषि से आए, चाहे वो व्यापार से आए, उद्योग से आए, कहीं से भी पैसा आए, तो वो सारा पैसा इकट्ठा करके सामंत जो है, कहाँ ला कर के जमा कराएँगे? राजा के राजकोष में लाके जमा कराएँगे। तो समझ में आ गया आपको सामंत क्या होते हैं? समझ गए आप अच्छे से इसको? तो मैं यही कह रहा हूँ कि गुप्त जो है, कई इतिहासकार कहते हैं कि गुप्त जो है वो कुषाणों के क्या थे? सामंत थे। ठीक है? चलिए और देखिए श्रीगुप्त के बारे में। श्रीगुप्त के बारे में विद्यार्थियों एक हम इनकी उपाधि के बारे में और जान लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा अपने को इनके बारे में नहीं जानना है, क्योंकि हमारा मेन जो टॉपिक है वो चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त है और चंद्रगुप्त द्वितीय है। तो उन पे अपन फोकस करेंगे, लेकिन ये ठीक है गुप्त वंश का प्रारंभिक शासक है, तो अपने को इनको जान लेते हैं ताकि थोड़ा-सा एक आपका आधार बन जाए। उपाधि देखिए, ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है? तो श्रीगुप्त की उपाधि जो है वो क्या है? महाराज की इन्होंने उपाधि धारण की थी। ठीक है? तो ये कुछ गुप्त वंश के प्रथम शासक श्रीगुप्त के बारे में अपन ने जो है जानकारी प्राप्त की है। स्क्रीनशॉट ले लें आप और लिखना चाहें तो साथ में भी लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट लेके बाद में आप इसको लिख सकते हो। ठीक है? लिख लिया? चलिए मिटा दूँ इसको? ओके। हाँ, अब बात करते हैं श्रीगुप्त पहले शासक की हमने बात कर ली। अब अपन बात करते हैं गुप्त वंश के दूसरे शासक और गुप्त वंश का दूसरा जो शासक है विद्यार्थियों, उसका नाम है घटोत्कच। घटोत्कच। घटोत्कच जो शासक है विद्यार्थियों, इसका जो टाइम पीरियड है, इसका जो टाइम पीरियड है वो है लगभग 300 ईस्वी से 319 ईस्वी। 300 से 319 ईस्वी का जो टाइम पीरियड है वो घटोत्कच का मिलता है। घटोत्कच के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है अपने को इतिहास में, लेकिन इसने भी जो है अपने पिता की तरह उपाधि धारण की थी, कौन-सी? महाराज की। यानी कि श्रीगुप्त श्रीगुप्त ने और घटोत्कच ने दोनों ने ही जो है महाराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है? अब अपन आते हैं तीसरे शासक पर, जो कि हैं हमारे सामने चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम कह दो, फर्स्ट कह दो, जो भी आप कहना चाहो, लिखना चाहो, लिख सकते हो। चंद्रगुप्त प्रथम जो है विद्यार्थियों, ये एक महत्वपूर्ण शासक है गुप्त वंश के और ये गुप्त वंश के जो हैं वास्तविक शासक माने जाते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम क्या माने जाते हैं? गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए
कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन हैं, तो आपका उत्तर होगा श्रीगुप्त। लेकिन अगर पूछा जाए गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम है। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं संस्थापक, ठीक है। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं। वास्तविक संस्थापक क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनके समय में कई कार्य हुए, ठीक है, और प्रमुख रूप से इन्होंने जो है गुप्त वंश को जो है आगे बढ़ाया, गुप्तों को आगे बढ़ाया, वो अपना साम्राज्य था उसका विस्तार किया, इसीलिए इनको जो है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया है, ठीक है। चलिए, गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक है। अब इनका टाइम पीरियड जान लेते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम का जो है समय काल क्या था। समय काल की बात करें विद्यार्थियों, तो इनका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 319 से और 335 ईस्वी जो है इनका टाइम पीरियड माना जाता है। ये इनका टाइम पीरियड है, 319 से 335 ईस्वी का इनका टाइम पीरियड है, ठीक है। समय काल के बाद में देखिए विद्यार्थियों, इनके उपाधि की बात करते हैं अपन कि इन्होंने उपाधि कौन सी धारण की थी। तो देखिए, दो जो राजा हैं, श्रीगुप्त है, घटोत्कच है, इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम जो है, इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। वो महाराज बने हुए रह गए और ये क्या बन गए, ये महाराज से भी ऊपर महाराजा धीराज बन गए। तो इनकी उपाधि क्या थी, महाराजा धीराज। ये लो, इनकी उपाधि जो थी वो महाराजा धीराज थी। ये इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है। और अपन बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह जो है विद्यार्थियों, इनका जो विवाह है विद्यार्थियों, वो कुमार देवी के साथ में हुआ था। कुमार देवी, कुमार देवी कौन थी, कुमार देवी जो है वो वैशाली में लिच्छवी नगर की राजकुमारी थी। वैशाली में वैशाली के अंदर लिच्छवी लिच्छवी राजकुमारी थी ये, लिच्छवी राजकुमारी, ठीक है। कुमार देवी जो है के साथ में विवाह हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम का, और कुमार देवी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी जिनके साथ में चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था। और जब इनका विवाह हुआ चंद्रगुप्त का कुमार देवी के साथ में, तो सिक्के जारी किए थे इन्होंने, सोने के सिक्के, और उन सोने के सिक्कों के ऊपर जो है कुमार देवी और चंद्रगुप्त का चित्रण मिलता है। जो सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं उन सिक्कों से हमें कुमार देवी और चंद्रगुप्त का उसके ऊपर चित्रण मिलता है, चित्र बना हुआ मिलता है। देखिए, बात करते हैं, विवाह के उपरांत जो है सिक्के जारी हुए, सिक्के जारी किए गए, सोने के सिक्के जारी किए गए, और इन सोने के सिक्कों के ऊपर जो है विद्यार्थियों चित्रण मिलता है किसका, चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी, इन दोनों का जो है सिक्के के ऊपर क्या मिलता है विद्यार्थियों, चित्रण मिलता है। इस तरह से सिक्का है, और यहाँ पर जो है इस तरह हमारे भाई साहब चंद्रगुप्त खड़े हैं, किंग है, राजा है, और इस तरफ जो है आपके कुमार देवी खड़ी है। ये ऐसे कुमार देवी खड़ी है, ये लो, ठीक है, ये इस तरह से। तो ये सिक्के जो जारी किए गए, सोने के सिक्के गुप्त वंश के द्वारा, चंद्रगुप्त के द्वारा जारी किए गए, इन सिक्कों को जो है विद्यार्थियों कुमार देवी प्रकार का सिक्का भी कहते हैं, कुमार देवी प्रकार का। इन सिक्कों को विद्यार्थियों कुमार देवी प्रकार का सिक्का कहते हैं। इसके अलावा इन सिक्कों को राजा रानी प्रकार का सिक्का भी कहा जाता है, राजा रानी प्रकार, क्योंकि राजा और रानी दोनों का ही चित्र बना हुआ है, इसलिए इसको राजा रानी प्रकार का सिक्का भी कहा जाता है। कुमार देव प्रकार का भी सिक्का इसको कहते हैं। उसके अलावा देखिए चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धि क्या है। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है विद्यार्थियों 319 के अंदर, जब ये इन्होंने सिंहासन पर बैठे थे, 319 ईस्वी में जब ये सिंहासन पर बैठे, राज्यारोहण इनका हुआ, तो उस समय इन्होंने जो है गुप्त वंश प्रारंभ किया था। तो 319 ईस्वी के अंदर इन्होंने जो है गुप्त वंश को प्रारंभ किया। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कि इन्होंने गुप्त वंश को प्रारंभ किया था 319 ईस्वी के अंदर, ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कुछ जानकारियां थी। अब अपन जो है विद्यार्थियों, अब अगला जो महत्वपूर्ण शासक है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। आपका अगर प्रश्न बनेगा, जो बड़ा प्रश्न अगर बनेगा तो समुद्रगुप्त में से ही बनेगा, समुद्रगुप्त के विजय अभियानों में से बनेगा, समुद्रगुप्त के द्वारा जो सिक्के जारी किए गए थे उनमें से बनेगा। कला संस्कृति इतिहास से संबंधित प्रश्न बन सकता है समुद्रगुप्त के बारे में। तो अब अगला जो अपना शासक है महत्वपूर्ण, वो है समुद्रगुप्त, ठीक है। हाँ जी विद्यार्थियों, अब इसको मिटा देता हूं मैं,
मिटा दूं क्या इसको? लिख लिया है आपने? नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। हाँ, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए इसको मिटा देते हैं और अब अपन आगे बात करते हैं अगले शासक की। गुप्त वंश का एक महत्वपूर्ण शासक जिसका नाम है, क्या नाम है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे अपन। लीजिए, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र है समुद्रगुप्त, जिसका अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। और अगला अपना शासक है विद्यार्थियों, हेडिंग डाल दो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड की बात करें विद्यार्थियों, इसके समय काल की, तो देखिए समय काल जो है इसका वो क्या था, 335 ईस्वी से और 375 ईस्वी, लगभग 335 से 375 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है, ये समुद्रगुप्त का जो है टाइम पीरियड, समय काल माना जाता है। अब जो है अपन समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि समुद्रगुप्त की जानकारी का स्रोत क्या है। ठीक है, समुद्रगुप्त की जानकारी का स्रोत, समुद्रगुप्त की जानकारी का स्रोत। तो समुद्रगुप्त की जानकारी का स्रोत जो है विद्यार्थियों, वो हमारे सामने इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्ति का स्तंभ लेख है। प्रयाग प्रशस्ति जो कि इलाहाबाद में स्थित है, स्तंभ लेख है। स्तंभ के ऊपर लेख लिखा हुआ है। राजा की प्रशंसा में लिखे जाने वाले जो लेख होते हैं उन्हें प्रशस्ति कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त के बारे में 33 पंक्तियों में लिखा हुआ लेख जो है वो प्रयाग प्रशस्ति के स्तंभ के ऊपर लिखा हुआ है, जिसे हम प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख बोलते हैं। तो उसकी अपन बात कर लेते हैं स्रोत में। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख। ठीक है, स्तंभ लेख, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख की बात करते हैं विद्यार्थियों। स्तंभ लेख का मतलब है कि कोई स्तंभ बनाया, उसे लगा दिया गया और स्तंभ के ऊपर इस तरह से कोई पशु की मूर्ति लगा दी। ठीक है, कोई शेर, चीता, जो भी है, पशु या पक्षी की मूर्ति लगा दी इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से ऊपर शेर या किसी की मूर्ति लगा दी पशु पक्षी की, और उसके बाद में यहाँ पर इस जगह जो है वो पंक्तियां अंकित कर दी है, कुछ लिख दिया गया है। इसे ही जो है वो विद्यार्थियों बोलते हैं स्तंभ लेख, यानी स्तंभ के ऊपर जो लेख लिखा हुआ है उसे हम बोलेंगे स्तंभ लेख। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख जो कि इलाहाबाद में स्थित है, और इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, वहां पर स्थित है ये। और इस लेख से हमें जो है समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। विद्यार्थियों, ये जो लेख है, ये लेख 33 पंक्तियों में है। 33 पंक्तियां इसके ऊपर लिखी हुई है, 33 लाइनें लिखी हुई है, ये समझ लो आप इसको। 33 लाइनें लिखी हुई है। इन लाइनों के अंदर समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? समुद्रगुप्त के विजय अभियान। समुद्रगुप्त के विजय, जल्दबाजी कर रहा हूं इसलिए गलत हो रहा है, लिखा नहीं जा रहा। जल्दबाजी किस बात की है? आराम से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख है। ठीक है, समुद्रगुप्त ने जो विजय अभियान किए हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारों दिशाओं के अंदर अपना क्षेत्र जो है फैला लिया था समुद्रगुप्त ने। तो उसी के विजय अभियानों का उल्लेख जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? प्रयाग प्रशस्ति के लेख से प्राप्त होता है। ये जो लेख है विद्यार्थियों, इसकी जो भाषा है, भाषा की बात करें तो भाषा जो है इसकी संस्कृत है। शुद्ध संस्कृत के अंदर लिखा हुआ लेख है ये। लिपि की बात करें विद्यार्थियों, तो इस लेख की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। लिपि आपको पता है क्या होती है? लिपि का मतलब है किसी भाषा को लिखने का जो तरीका होता है, किसी भाषा को लिखने का जो ढंग है, उसे हम लिपि कहते हैं। जैसे ब्राह्मी लिपि है वो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। दूसरी तरफ जो खरोष्ठी लिपि है वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। उसके अलावा सिंधु सभ्यता में प्रचलित गुस्ट्रोफेदन लिपि, जिसे गोमूत्री लिपि भी कहते हैं, जो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं इस तरह से चलती है, इस तरह से सांप की तरह। तो सर्पिलाकार लिपि भी कहते हैं उसको, भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता में पढ़ाया था ना मैंने आपको, हाँ वही। तो ये जो लिपि है कौन सी है? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है ये लेख। उसके अलावा इसकी जो शैली है विद्यार्थियों, शैली, स्टाइल, शैली जो है वो चंपू शैली है। चंपू, हाँ, चंपू बना दिया, चंपू शैली। चंपू का अर्थ क्या समझ रहे हो आप? चंपू एक विधा है हिंदी की जिसमें गद्य और पद दोनों का मिश्रण होता है। गद्य हुआ पद, यानी कि हिंदी में कोई
कोई लेख जब इस शैली में लिखा जाता है, चंपू शैली में, तो उस शैली में क्या होता है, गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है, गद्य और पद्य का मिश्रण है। हिंदी वाले शिक्षक है ना आपके, उनसे पूछना आपके चंपू क्या है। तो चंपू शैली में लिखा हुआ है, गद्य और पद्य का मिश्रण है जिसे चंपू कहते हैं। तो चंपू शैली में लिखा हुआ लेख है ये। भाषा आ गई, यह सब कुछ आ गया। अब इसके लेखक का नाम नहीं आया है, तो लेखक को और जान लेते हैं। लेखक जो है विद्यार्थियों, उसका नाम है हरिशेन। हरिशेन के द्वारा जो है ये प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख लिखा गया है। ठीक है, तो ये प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख है जिसके बारे में हमें जिससे जो है समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। अच्छा, इस लेख से जो है विद्यार्थियों समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। कहते हैं कि समुद्रगुप्त ने 100 से ज्यादा युद्ध जीते थे। 100 युद्धों का स्वामी बताया है इस लेख ने। 100 युद्धों का स्वामी, 100 युद्धों का स्वामी बताया है। समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का स्वामी बताया है इस प्रयाग प्रशस्ति लेख ने। उसके अलावा ये लेख जो है विद्यार्थियों, ये लेख कहता है कि समुद्रगुप्त के शरीर के ऊपर 100 घाव थे, ऐसा भी कहता है ये लेख। आपने पढ़ा होगा इतिहास के अंदर कि महाराणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहते हैं, क्योंकि महाराणा सांगा के शरीर के ऊपर 80 घाव थे। ठीक है, लेकिन हमारे समुद्रगुप्त जो है इनके भी शरीर पर 100 घाव थे। तो ये जो लेख है ये बताता है कि 100 घाव शरीर पर थे। किसके? समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त के शरीर के ऊपर 100 घाव थे। बहुत सारे युद्ध किए थे तो घाव तो लगने ही है भाई। युद्ध के अंदर इतने युद्ध कर रहा है व्यक्ति तो घाव तो लगेंगे ही। ठीक है, और इस समुद्रगुप्त को जो है विद्यार्थियों विंसेंट स्मिथ महोदय जो है, विदेशी इतिहासकार है विंसेंट स्मिथ, नोट लगा के लिख लेना, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। विंसेंट सेंट लगाओ भाई, सेंट लगाओ चुन्नी में। हाँ, विंसेंट स्मिथ जो कि विदेशी इतिहासकार है, इन्होंने जो है इतने युद्धों को करने के कारण, इतने शरीर पर घाव होने के कारण, इतने युद्धों का विजेता होने के कारण जो है हमारे समुद्रगुप्त को क्या कहा है, भारत का नेपोलियन कहा है। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या कहा है, भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन कहा है। ये लो, भारत का नेपोलियन कह दिया है समुद्रगुप्त को। ठीक है, तो ये प्रयाग प्रशस्ति के बारे में कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। लिख लीजिए, नहीं लिखी है तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं साइड में हो गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रयाग प्रशस्ति से जो है समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, उसकी महानता के विषय में हमें पता चलता है। अब जो है अपन समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की तरफ चलते हैं कि समुद्रगुप्त ने जो है कौन कौन से विजय अभियान किए थे। हाँ जी विद्यार्थियों, अब जो है अपन समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की बात करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, गला सूख गया है। समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की बात करते हैं कि समुद्रगुप्त ने जो है कौन कौन से विजय अभियान किए थे। इसको मिटा रहा हूं मैं। चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही तो बता देना तुरंत ही, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हो। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो क्या बात है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है आपको, कोई भी समस्या है किसी प्रकार की, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसको दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आप बात कर सकते हो मेरे से, मैं भी तो आपसे बात कर रहा हूँ। आप क्लासरूम में मेरे सामने नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आभास कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब मेरे सामने बैठे हो और आप सब मेरी तरफ देख रहे हो। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप देख रहे हो मेरे को। चलिए, मेरी तरफ नहीं देखना है, बोर्ड की तरफ देखना है। जो चीज़ें समझा रहा हूँ उनको अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए अब अपन जो है समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की बात करते हैं। अगला जो टॉपिक है अपना वो रहेगा समुद्रगुप्त के विजय अभियान। समुद्रगुप्त के विजय अभियान। समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की बात करते हैं तो विजय अभियानों में विद्यार्थियों चारों दिशाओं में कहते हैं समुद्रगुप्त ने उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ, पूर्व के जो सीमांत राज्य हैं और पश्चिम के जो राज्य हैं उन सब के प्रति अलग अलग तरह की नीतियां अपनाई थी समुद्रगुप्त ने। क्योंकि समुद्रगुप्त ने चारों दिशाओं के अंदर जो है अपने साम्राज्य का, गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया था। इसीलिए विंसेंट स्मिथ ने जो है समुद्रगुप्त को क्या कहा है, भारत का नेपोलियन कहा है।
ठीक है। इन्हीं योजनाओं के कारण, इन्हीं विजय अभियानों की वजह से जो है, जिस तरह नेपोलियन ने अपने विजय अभियान प्रारंभ किए थे और उसमें सफलता प्राप्त की थी, उसी प्रकार समुद्रगुप्त ने जो है अपने विजय अभियानों को अंतिम रूप दिया था और उसमें सफलता प्राप्त हुई थी उसे। तो देखिए, चारों दिशाओं के अंदर बात करेंगे तो ऐसे करते हैं अपन, बीच में जो है अपने भाई साहब समुद्रगुप्त को बना देते हैं, बिल्कुल तलवार लेकर के पूरे ऐसे गुस्से के अंदर। ये इधर ढाल ले लेते हैं, ढाल पकड़ा देते हैं, इधर तलवार है, इधर ढाल है, ये बाल, क्या बात है, और ये मुकुट आपके राजा वाला किंग, ठीक है। ये लो, ये समुद्रगुप्त हो गए अपने, ये माला पहनी हुई, और ये लो, इस तरह से ये हमारे समुद्रगुप्त खड़े हैं बीच में। उत्तर की तरफ अगर बात करें विद्यार्थियों अपन, कि उत्तरी राज्यों के प्रति जो इनकी नीति थी, उस नीतियों के नाम है अलग अलग, तो आपको उन नीतियों के नाम जो है वो ध्यान रखने हैं। देखिए, उत्तर की तरफ जो इनकी नीति थी, उस नीति का नाम है, पहले लिखेंगे आप, उत्तरी राज्यों के प्रति नीति। उत्तरी राज्यों के प्रति जो विद्यार्थियों की नीति थी, उस नीति का नाम है प्रसबोधरण। प्रसबोधरण, प्रसबोधरण नीति है, पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद में अपन इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। उत्तरी राज्यों के प्रति जो नीति है उसे कहा गया है प्रसबोधरण। दक्षिणी राज्यों के प्रति जो नीति थी इनकी, दक्षिणी राज्यों के प्रति नीति, दक्षिणी राज्यों के प्रति नीति, दक्षिण के जो राज्य हैं भारत के, उनके प्रति जो इनकी नीति थी वो कहलाती है ग्रहण मोक्षानुग्रह। ग्रहण मोक्षानुग्रह, ग्रहण मोक्षानुग्रह, ठीक है। और इस तरफ के जो सीमांत राज्य हैं विद्यार्थियों, ये तो उत्तरी राज्य हो गए, ये आपके दक्षिण के राज्य हो गए। इधर के जो पूर्वी पूर्वी सीमांत राज्यों के प्रति जो इनकी नीति थी, नीति कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, अभी नीति गलत लिख दिया मैंने, इसको भी आप ठीक कर लेना, छोटी नहीं आएगी, बड़ी ई आएगी नीति के अंदर। हाँ, ये लो, ठीक है। तो आपके प्रसबोधरण, ग्रहण मोक्षानुग्रह, और उसके अलावा इस तरफ पश्चिम की बात कर रहे हैं अपन और पूर्व की बात कर रहे हैं। हाँ, तो पश्चिम के तरफ जो नीति थी विद्यार्थियों, पश्चिमी राज्यों के प्रति, पश्चिमी राज्यों के प्रति जो इनकी नीति थी, उस नीति का नाम था आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन कन्योपायन। कन्योपायन दिख रहा है क्या आपको? इंक थोड़ी सी फीकी हो गई है, इंक थोड़ी सी फीकी हो गई है, मैं चेंज कर लेता हूँ पेन एक बार। इंक, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंक थोड़ी फीकी हो गई है, पेन चेंज कर लेता हूँ विद्यार्थियों में। हाँ, तो पश्चिमी राज्यों के प्रति जो विद्यार्थियों, हाँ अब आई ना सही, पश्चिमी राज्यों के प्रति जो इनकी नीति है उसे कहा गया आत्मनिवेदन कन्नोपायन और गरुत्व मंदक। गरुत्व मंदक, ये जो नीति है विद्यार्थियों, ये पश्चिमी राज्यों के प्रति थी। और पूर्वी रह गए, हाँ, पूर्वी और सीमांत के जो राज्य है उनके प्रति जो इनकी नीति थी, उस नीति का नाम था, पूर्वी राज्यों के प्रति जो नीति थी विद्यार्थियों, उस नीति का नाम था देखो भूल गया, याद नहीं आ रहा, आत्मनिवेदन कन्नोपायन गरुत्व मंदक और पूर्व राज्यों के प्रति नीति, हाँ, सर्वकर, सर्वकर दानम, सर्वकर दानम आज्ञाकरणम। हाँ, भूल जाते हैं भाई कई बार, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सर्वकर दानम आज्ञाकरणम, आज्ञाकरणम, और आपके प्रणाम गमन, प्रणाम गमन, प्रणाम गमनम। ये लो, ये जो नीति है ये पूर्वी सीमांत के जो राज्य थे उनके प्रति थी। तो इस प्रकार जो है समुद्रगुप्त ने चारों दिशाओं के अंदर, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चारों दिशाओं के अंदर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और चारों दिशाओं में इसकी अलग अलग नीतियां थी। अब जो मैंने आपको बताया कि जो समुद्रगुप्त के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद के स्तंभ से हमें मिलती है, और उस इलाहाबाद के स्तंभ के ऊपर समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है। मैंने आपको बताया था कि इलाहाबाद की जो प्रशस्ति है, उस प्रशस्ति के अंदर विद्यार्थियों लगभग कितनी लाइनें हैं? 33 पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं? 33 लाइन है उस प्रशस्ति के अंदर, और उस 33 लाइनों में से कुछ लाइनें जो है
वो उसके विजयों से संबंधित है, जो हमें विजयों की जानकारी देती है। जैसे देखो, उत्तर के जो राज्य हैं, जैसे दक्षिण के जो राज्य हैं, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। याद आपको इसी तरह से करनी है कि दक्षिण के जो राज्य हैं उनके प्रति जो समुद्रगुप्त की नीति थी वो थी ग्रहण मोक्षानुग्रह। ग्रहण मोक्षानुग्रह का मतलब है कि दक्षिण के राज्यों को समुद्रगुप्त ने एक बार तो ग्रहण कर लिया, यानी एक बार तो जीत लिया, और फिर उनको क्या कर दिया, मोक्षानुग्रह। जब उन्होंने आग्रह किया, उन लोगों ने आग्रह किया कि हम आपके अनुसार ही शासन का पालन करेंगे, आपकी राजाज्ञाओं को हम मानेंगे, कृपया आप हमें छोड़ दीजिए, हमें मुक्त कर दीजिए। तो कहते हैं कि समुद्रगुप्त ने पहले तो उन राज्यों को अपने कंट्रोल में किया, अपने अधीन किया, ग्रहण किया, और फिर इनको क्या कर दिया, मोक्षानुग्रह, यानी उनके अनुग्रह करने पर उनको मोक्ष दे दिया, उनको मुक्ति दे दी, यानी कि उनको छोड़ दिया गया। मोक्ष का मतलब क्या होता है, मुक्ति प्राप्त करना। तो यहाँ पर भी समुद्रगुप्त ने जो है एक दानशीलता का परिचय दिया है, अपने दया भाव का परिचय दिया है। पहले उन क्षेत्रों को जीता, और जीत करके फिर उन्होंने आग्रह किया कि हमें छोड़ दीजिए, तो उनको जो है समुद्रगुप्त ने क्या दे दी, मुक्ति दे दी, और छोड़ दिया, कह दिया कि जा भाई जा, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। वो वाली बात हो गई, ठीक है। तो ये सिमरन को आजाद कर दिया। दक्षिण के राज्यों के प्रति नीति, जो नीति क्या कहलाती है, ग्रहण मोक्षानुग्रह कहलाती है। अब ये जो नीति है दक्षिण के राज्यों के प्रति, इसका जिक्र किया है प्रयाग प्रशस्ति के अंदर पंक्ति संख्या 19-20 में। 19-20 पंक्ति, ये आपको ध्यान रखना है। पंक्ति में 19-20, पूरा लिखूं क्या, प्रयाग प्रशस्ति की, प्रयाग प्रशस्ति की 19-20 पंक्ति में इसका इसका विवरण है, इसका विवरण है, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको? नीचे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, मेरे को लिखावट भी खराब हो जाती है, लेकिन मैं बोल रहा हूं तो आप उसी समय लिख लिया करो कि प्रयाग प्रशस्ति की पंक्ति संख्या 19-20 के अंदर जो है इसका विवरण मिलता है। किसका? दक्षिण के राज्यों के प्रति नीति का, ठीक है। अब चलिए, अब चलते हैं उत्तर की तरफ कि उत्तर के राज्यों के प्रति जो है समुद्रगुप्त की क्या नीति थी। प्रसबोधरण। प्रसबोधरण का मतलब होता है कि उखाड़ के फेंक देना। प्रसबोधरण शब्द का मतलब क्या है? उखाड़ कर फेंक देना, उखाड़ कर फेंक देना। यानी कि उत्तर के राज्यों के प्रति जो है विद्यार्थियों, समुद्रगुप्त ने युद्ध की नीति अपनाई। इन राज्यों के प्रति बड़ी कड़ी नीति अपनाई इन्होंने, और उखाड़ के फेंक दिया, यानी कि उनका शासन जो है उसे समाप्त कर दिया युद्ध करके। इधर युद्ध भी किए थे समुद्रगुप्त ने, जिसे आर्यावर्त के युद्ध भी कहा जाता है। आर्यावर्त के युद्ध कहते हैं विद्यार्थियों इन युद्धों को। उत्तर की तरफ जो समुद्रगुप्त के युद्ध हुए थे, कई सारे युद्ध किए थे उसने, उसको आर्यावर्त के युद्ध बोलते हैं। और इस नीति को प्रसबोधरण इसलिए बोलते हैं कि समुद्रगुप्त ने इन आर्यावर्त के लोगों का या शासकों का जो शासन है उसको उखाड़ के फेंक दिया, जड़ से खत्म कर दिया, नष्ट नाबूद कर दिया, ठीक है। तो यही जो है उत्तरी राज्यों के प्रति नीति कहलाती है, प्रसबोधरण की नीति। और यहाँ पर जैसे 19-20 में इसका जिक्र है ग्रहण मोक्षानुग्रह का, तो आपके इसमें पंक्ति संख्या 21 आप लिखेंगे। 19-20-21 फिर यहाँ लिखेंगे आप, यानी प्रसबोधरण जो नीति है इसका उल्लेख कहाँ मिलता है आपको? प्रयाग प्रशस्ति की पंक्ति संख्या 21 में जो है इसका जिक्र मिलता है, ठीक है। समझ में आ गई आपको? अब बात करते हैं पूर्वी राज्यों की, कि पूर्व में जो राज्य थे, जो सीमांत राज्य थे, यानी कि राजा की सीमा के जो आखिरी राज्य थे, उन राज्यों के प्रति जो नीति अपनाई है। सीमांत राज्य में आपके असम आ गया, है ना, नेपाल आ गया, ये सारे सीमांत राज्य हैं। तो इन सीमांत राज्यों के प्रति जो नीति अपनाई वो देखो क्या अपनाई है? सर्व कर दानम, आज्ञाकरणम और प्रणाम गमन, है ना। सर्व कर दानम, यानी कि सर्व कर, यानी कि टैक्स जो है आपको हम क्या कर रहे हैं? माफ कर रहे हैं। सर्व कर दानम, हमने जो टैक्स है वो टैक्स फ्री कर दिया है आपको। सर्व कर दानम, आज्ञाकरणम, और उन्होंने जो सीमांत राज्य थे उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करके कहा कि हम आपके राजाज्ञाओं को पालन करेंगे, हम आपकी आज्ञाओं को मानकर, आपके आदेशों को मानकर जो है अपने इन राज्यों के अंदर शासन करेंगे, ठीक है। तो आज्ञाकरणम और प्रणाम गमन, यानी आप जब भी आएंगे, जब भी हमारे देश पधारेंगे, तो हम आपका क्या करेंगे? स्वागत करेंगे, शान से करेंगे सबका स्वागत। वो वाली बात है, पधारो हमारे देश, जब भी आप हमारे देश आएंगे, हमारे राज्य में आएंगे, तो हम आपका जो है प्रणाम करेंगे, आपका स्वागत करेंगे, ठीक है। तो ये नीति जो है ये अपनाई थी समुद्रगुप्त ने पूर्वी राज्यों के प्रति, और इसका जो जिक्र हमें मिलता है वो मिलता है विद्यार्थियों पंक्ति संख्या 22 में, ठीक है। इस नीति का जो उल्लेख है वो हमें कहाँ मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति की पंक्ति संख्या 22 के अंदर, क्योंकि 21 में तो इसकी बात होगी ना,
21 में तो इसकी बात होगी, इसकी उत्तरी वालों की। तो यहाँ पर जो है पूर्व के राज्यों के प्रति, सीमांत राज्यों के प्रति जो नीति है उसका उल्लेख मिलता है हमें प्रयाग प्रशस्ति की पंक्ति संख्या 22 में। अब रहेगी पश्चिम के राज्यों के प्रति नीति। तो देखिए पश्चिम के राज्यों के प्रति जो नीति अपनाई थी इन्होंने, वो अपनाई थी आत्मनिवेदन, कन्योपायन और गरुत्व मंदक। अर्थ समझेंगे इसका। इसका अर्थ ये है आत्मनिवेदन, यानी कि पश्चिम के जो राज्य थे, उन राज्य के जो राजा थे विद्यार्थियों, उन राजाओं ने जो है समुद्रगुप्त के सामने स्वयं जाकर के आत्मसमर्पण कर दिया था। उसी को ही इन्होंने क्या बोला है, आत्मनिवेदन बोला है। यानी कि उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा समुद्रगुप्त को कि भाई साहब हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं, कृपया आप कोई किसी प्रकार का युद्ध ना करें, कोई किसी प्रकार की सेना लेकर के हमारे राज्य में ना आए, हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं, हम आपकी आज्ञाओं का पालन करेंगे और आपके अनुसार ही जो है शासन का संचालन करेंगे। इसीलिए इसको बोलते हैं आत्मनिवेदन। यानी उन्होंने निवेदन किया, राजाओं ने, पश्चिम के राजाओं ने स्वयं निवेदन किया है समुद्रगुप्त से। समझ गए। कन्योपायन, कन्योपायन का मतलब है कि इन राजाओं ने निवेदन किया कि हमारी कन्याओं से आप क्या करें, विवाह कर लें। समुद्रगुप्त को ऑफर दिया है सामने से कि आप हमारी कन्याओं से विवाह कर लीजिए। तो समुद्रगुप्त ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, विवाह कर लेंगे, विवाह करने में कौन सा दिक्कत है। तो कन्योपायन का गरुत्व मंदक, गरुत्व मंदक का मतलब है कि आपकी जो गरुड़ प्रकार की जो मोहरें हैं, जो सीलें हैं, आपको पता होना चाहिए विद्यार्थियों कि समुद्रगुप्त और गुप्त वंश जो है वो विष्णु के उपासक थे, विष्णु के उपासक थे। इस वजह से विष्णु का जो चिन्ह है वो क्या होता है, गरुड़ होता है। गरुड़, विष्णु भगवान के चिन्ह के रूप में गरुड़ की जो है पूजा होती है और गरुड़ को जो है विष्णु भगवान का प्रतीक माना जाता है। तो गरुड़ को जो है इन्होंने अपने राज्य का चिन्ह जो होता है ना, एक तरह से जैसे हर राज्य का चिन्ह होता है, जैसे हमारे नोटों के ऊपर और हमारे संविधान के अंदर हर जगह पर जो है अशोक, सारनाथ के अशोक स्तंभ को उल्लेखित किया गया है ना। तो अशोक स्तंभ को, सारनाथ वाले अशोक स्तंभ को भारत ने अपना राज्य चिन्ह घोषित किया है। उसी तरह से इतिहासकार कहते हैं कि जो गुप्त वंश था या गुप्त काल था, गुप्तों ने जो है अपने राज्य चिन्ह के रूप में जो है किसे धारण कर रखा था, गरुड़ को धारण कर रखा था। तो गरुड़ नाम की जो मोहर होती थी विद्यार्थियों, मोहर जो सील आप कह सकते हो, है भाई, ये गरुड़ बनाने की कोशिश करते हैं, बन गया गरुड़। ये गरुड़ की चोंच ऐसी नहीं होती, गरुड़ की चोंच ऐसे घूमी होती है ये। हाँ अब बना है गरुड़ खतरनाक वाला, ठीक है। तो ये इस तरह से सील थी इनकी, गरुड़ प्रकार की सील थी, गरुड़ प्रकार की सील थी। तो इन्होंने कहा गरुत्व मंदक, यानी कि पश्चिम वाले राज्य के राजाओं ने कहा कि आपकी जो, आपका शासनादेश हम प्राप्त करना चाहते हैं, आप शासन करने की हमें आज्ञा दे और अपनी गरुत्व मंदक यानी गरुड़ वाली जो सील है वो लगा करके दे। हमारे प्रोडक्ट को जो है क्वालिटी चेक करें आप। क्वालिटी चेक होती है ना प्रोडक्ट के ऊपर, क्वालिटी चेक होती है, जब सील लग जाती है तो वो क्या है, प्रमाणित हो जाता है। तो इसीलिए जो है इन्होंने निवेदन किया कि आप हमारी कन्याओं से विवाह करें, हम आपसे निवेदन करते हैं, और गरुत्व मंदक, हम आपसे शासन का आदेश जो है प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है। तो ये पश्चिम के राजाओं के प्रति नीति थी और इसका उल्लेख जो है विद्यार्थियों वो आपको प्रयाग प्रशस्ति की पंक्ति संख्या किस में मिलता है, 22 हो गया वहां पे, पंक्ति संख्या 23 और 24 के अंदर जो है आपको ये सारी बातें, इसकी जानकारी जो है हमें प्राप्त होती है, प्रयाग प्रशस्ति की पंक्ति संख्या 23 और 24। ठीक है। तो इस तरह से जो है समुद्रगुप्त के विजय अभियान है जिनकी अपन ने बात करी है, चारों दिशाओं के अंदर इसने अपने साम्राज्य को फैला लिया था और पूरी तरह से विजित कर लिया था, राज्यों को जीत लिया था। इसीलिए विंसेंट स्मिथ ने जो है समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी है। ठीक है। तो ये हमने जो है समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में जान लिया। लिख लीजिए, आपने नहीं लिखे हैं तो, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में जो है आप आराम से इसको लिख सकें, आराम से इसको देख सकें, समझ सकें और नोट्स के रूप में इसको लिख लें। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए। ओके, समुद्रगुप्त के विजय अभियान हो गए। अब एक चीज रह गई थी समुद्रगुप्त के बारे में, और वो ये थी कि समुद्रगुप्त ने ये इतने सारी विजय प्राप्त की, चारों दिशाओं में उसने विजय प्राप्त की है, तो समुद्रगुप्त ने कुछ उपाधियां धारण की थी, वो उपाधियां रह गई अपनी लिखनी। तो अब अपन हेडिंग डालेंगे समुद्रगुप्त की उपाधियां। समुद्रगुप्त की उपाधियों की बात कर लेते हैं। समुद्रगुप्त की उपाधियों की बात करते हैं, कौन कौन सी उपाधि धारण की थी। देखो, श्रीगुप्त ने, घटोत्कच ने और चंद्रगुप्त प्रथम ने
इन्होंने जो है महाराज की उपाधि और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, लेकिन समुद्रगुप्त हैं ये इनसे भी एडवांस निकल गए, आगे निकल गए। तो आगे निकल गए तो इनकी उपाधियां देखो कौन कौन सी उपाधियां हैं। इनकी उपाधि है पराक्रमांक, पराक्रमांक। एक उपाधि है इनकी पराक्रमांक, दूसरी उपाधि है इनकी व्याघ्र पराक्रमांक, व्याघ्र पराक्रमांक। एक उपाधि, अन्य उपाधि है इनकी विद्यार्थियों सर्वराज्योच्छेता, सर्वराज्यो राजोच्च सर्वराज्योच्छेता। ठीक है, सर्वराज्योच्छेता। एक इनकी अन्य उपाधि है जिसका नाम है धरणीबंध, धरणीबंध। ठीक है, और विंसेंट स्मिथ ने इन्हें क्या कहा है, भारत का नेपोलियन कहा है, तो वो भी आप लिख लें अगर आपने नहीं लिखी है तो। विंसेंट स्मिथ ने कहा, क्या कहा, विंसेंट स्मिथ ने क्या कहा है इनको, भारत का नेपोलियन कहा है, भारत का नेपोलियन। तो ये भी एक उपाधि है एक तरह की, नेपोलियन, भारत का नेपोलियन का है। तो ये जो है उपाधियां हैं समुद्रगुप्त की, पराक्रमांक, व्याघ्र पराक्रमांक, सर्वराज्योच्छेता, यानी सभी राजाओं को, चारों दिशाओं के जितने भी राजा हैं राज्यों के, उन सबको पराजित कर लिया, और पराजित करके जो है स्वयं जो है एक सबसे बड़े राजा, सभी राजाओं के राजा बनकर के जो है उभरे समुद्रगुप्त। धरणीबंध, धरणीबंध का धरणी मतलब होता है पृथ्वी, धरणीबंध यानी पूरी पृथ्वी को जो है अपने अधिकार में कर लिया, अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। और ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि गुप्त शासक और गुप्त वंश एक ऐसा वंश जो है मौर्यों के बाद में उभर करके भारत की राजनीति में आया, जिसने जो है पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरो दिया। गुप्तों से पहले मौर्य थे जिन्होंने पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधा था, लेकिन उनके बाद में छोटे छोटे शक है, कुषाण है, आपके वाकाटक है, सातवाहन वंश है, या फिर आपके शुंग वंश है, ये छोटे छोटे वंश थे। इन वंशों का जो शासनकाल था वो बहुत कम था, टाइमिंग जो था कम था, और राजाओं में इतनी क्षमता नहीं थी कि पूरे भारत के ऊपर अधिकार कर ले। लेकिन गुप्त वंश के प्रतापी शासक समुद्रगुप्त, जिन्होंने पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया था, इसीलिए जो है इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, तो ये समुद्रगुप्त की उपाधियां थी। हाँ जी विद्यार्थियों, तो ये आप हमने जो है समुद्रगुप्त के बारे में जाना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो समुद्रगुप्त के जो आपके सिक्के हैं वो रह गए हैं, समुद्रगुप्त के सिक्कों के बारे में अपने को पढ़ना है, तो वो अपन अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में फिर क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इस क्लास को यहीं रोकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई क्लास में। गुप्त वंश पढ़ते रहिए। स्टडी बाय अरुण चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, और दोस्तों के साथ सभी ग्रुपों के अंदर इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करना न भूलें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक बार फिर से नई वीडियो के साथ। नमस्कार।